अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? दिस इज साद शेख फ्रॉम बॉक्स ब्रेन। तो आज जो है हम लोग जो है जैसे हमारा सेशन ऑन एंड ऑन गोइंग ऑन चल रहा है। तो अब ये कि हम लोग टेक्निकल साइड पे तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने ट्रेनर्स को इनवाइट किया और काफ़ी अच्छी हमें बातें जो है वो सीखने को मिली। बट हमने कहा कि अब टेक्निकल साइड से अब थोड़ा सा मैनेजरियल साइड के ऊपर आया जाए। देन आफ्टर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ज़हीर साहब को हम लोग इनवाइट करें टू अवर सेशन। तो फॉर द एचआर एंड एडमिन रोल, ताकि ये टेक्निकल साइड तो इम्पोर्टेंट होती है, चल रही होती है ऑन एंड ऑन, बट अगर एचआर और एडमिन हो तो फिर सही रहता है, फिर हमारा एक पूरा एक लूप बनता है, एक बड़ा पैचअप बनता है। तो सर हम लोग आज हम वेलकम करते हैं सर जहीर साहब को इन आवर लाइव सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? वालेकुम अस्सलाम साथ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप खैरियत से हो? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया। मैंने आपके पिछले एक दो सेशंस देखे, मैंने नाज साहब का भी, काशिफ साहब का भी, बिकॉज आई नो देम बोथ। तो अच्छे सेशंस थे। तो मैं अच्छी एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो कि ये जो वक्त है इस वक्त, तो उसको अच्छा प्रोडक्टिव यूज़ है, ताकि जो लोग जिनके पास कुछ है, कुछ इल्म, उन लोगों से आपकी अच्छी अगर इंटरेक्शन रहती है तो उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं तो खैर इतना कोई ज़्यादा कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा चलें इसी बहाने कुछ आपसे पुरानी बातें भी हो जाएंगी, और कुछ मैंने जो अपने मेंटर्स से, अपने उस्तादों से कुछ चीज़ें सीखी। तो एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ट्राई कि मैं उनसे शेयर करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, आपका। और आपने कहा कि जी टेक्निकल साइड पे आपने अच्छे सेशंस किए सिक्स सिग्मा का और इसका क्वालिटी के हवाले से, तो यू आर अ क्वालिटी गाय। और आपका खुद भी अच्छा ओरिएंटेशन है प्रोडक्शन के हवाले से। और मैं सच कोई ऐसा मैनेजमेंट गुरु तो नहीं हूँ, ना ही कोई इतनी कोई मेरी मैनेजमेंट की वो कोई, मैं कहना चाहूँगी, एक्सपर्टीज है। तो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि हम एक जस्ट चिट चैट करेंगे। कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, कुछ एक दो सेशन मैंने पिछले सालों में अटेंड किए थे, तो आई वुड लव कि मैं वो एक्सपीरियंस, वो जो लर्निंग थी अपनी, आपसे शेयर करूं। तो आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे और आपके लिए भी कुछ उसमें कुछ लर्निंग होंगी चीज़ें। जैसे जो टॉपिक हमने डिसाइड किया था वो था पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो उसी के ऊपर हम कुछ लेके बात चलेंगे। और कुछ मेरी जो लर्निंग थी, मैंने एक्चुअली ये सेशन इसलिए ये जो टॉपिक था इसलिए मैंने लिया था कि चंद साल पहले, कोई 5-6 साल पहले, मेरे एक मेंटर है, उस्ताद हैं, उन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराया था। वो एग्जैक्टली ये नाम नहीं था, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया। पर्सनल वो कुछ और नाम से था, लेकिन थीम यही थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से। ये जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी। तो वो कुछ बातें मुझे आज तक याद रह गई, और वो बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था मेरी शख्सियत के ऊपर उसका। तो आई वुड लव कि मैं उनको आपसे शेयर करूं। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं फिर। बताइए जनाब, कैसे, हाउ डू वी बताइए प्रोसीड? जनाब कैसे अच्छा हाउ डू सर? प्रोसीड? ओके ओके सर, ठीक है। स्टार्टेड विद बिकॉज सर आपका बड़ा अच्छे मतलब ओवरऑल बैकग्राउंड में रहा है, जैसे हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्टेड, आई थिंक आपका जो बैकग्राउंड था वो कोका कोला में भी था, और देन आफ्टर थल इंजीनियरिंग में रहा, नाउ यू आर इन डॉलेंस। तो सर पूरा एक थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं। हम लोग तो सर कम बोलेंगे, आज आपको सुनना है कि एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या लर्निंग है। अच्छा, इसमें से एक मैं छोटी सी ऐड ऑन करूं बात, फिर उसके बाद फिर आपको चीजें देता हूँ। इस टाइम जो है वो लाइव जो है वो थल के लोग भी देख रहे हैं काफी, और हमारे जूनियर्स भी देख रहे हैं, और यंग यंग प्रोफेशनल्स भी हैं, और इंजीनियर्स भी हैं। तो काफी मिक्सअप है, और काफी अच्छे मतलब काफी ज्यादा लोग हमें सुन रहे हैं। तो उस हवाले से तो उसके बारे में ऑन एंड ऑन हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। हाँ उसका भी जरूर। हम लोग जो है वो ऑन एंड ऑन जवाब भी देते रहेंगे रिगार्डिंग दिस। तो हाँ ओवर टू जरूर। यू सर, ओवर टू यू सर। तो आप बताइए सर थोड़े अपने बारे में सर, बिल्कुल। अच्छा, मेरे बारे में सर तुमने थोड़ा ज्यादा एग्जेजरेट कर दी चीजें। बड़ा सादा सा सफर रहा मेरा। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1994 में। पहले कुछ साल मैंने सेल्स में काम किया, फिर आई केम इन रिक्रूटमेंट। मैंने 2004 से अपना एचआर करियर स्टार्ट किया एज ए रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। देन फिर आई ज्वाइन कोको कोला बेवरेजेस, और फिर वहां से फिर मैंने थल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। फिर नाउ आई एम वर्किंग विद डाउनस पाकिस्तान एज ए मैनेजर एचआर एंड आईआर। तो इस सारे सफर के दौरान मेरा जो एचआर में एज ए जर्नलिस्ट रोल रहा। तो और मेरे जो सीनियर्स रहे वो काफ़ी शफीक रहे मेरे साथ, और
बड़े अच्छे सीनियर्स के साथ, लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो वो आप, ये भी एक बड़ी खुशकिस्मती होती है आपकी कि आपको आपके जो सीनियर्स, आपके जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो अच्छे लोग मिल जाएं और वो आपको सिखाएं। तो हमारी लकी के मेरे जितने भी वो थे, जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया, तो दे आर ग्रेट। मैं आज तक उनका रिगार्ड करता हूँ। आज तक मैं जब भी अगर कभी मुलाकात हो जाए मेरे पुराने जो सीनियर्स हैं, तो मेरे लिए हमेशा वो उस्तादों की जगह हैं और उस्तादों की जगह रहेंगे। और बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा। तो आज जो स्टार्ट करते हैं, जो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने जैसे बताया कि ये जो मैंने पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो टॉपिक आज डिस्कशन के लिए मैंने चूज किया था, ये मैंने कुछ चंद साल पहले, मेरे एक मेंटर हैं, उन्होंने कोर्स ऑर्गेनाइज करा था कुछ ग्रुप्स के लिए। तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट कर लिया वहाँ पर कि यार तुम अगर आ सकते हो, हाफ डे सेशन, तो उसमें तुम जरूर आ जाओ। तो मैंने कहा जी जरूर, बिल्कुल, मैं आई वुड लव कि मैं इसमें आ सकूं। तो मैंने ज्वाइन किया और वाकई बहुत मजा आया। तो उसमें हुआ ये कि जब हम सेशन स्टार्ट हुआ ना, तो उन्होंने हमें मुझे लगा कि मैं बायोलॉजी की क्लास में आ गया हूँ। उन्होंने दिखाने शुरू किए, दरख्त दिखाने शुरू किए कि यार ये बरगद का दरख्त है, कितना घना दरख्त है। ये देखो, ये आम का पौधा है, ये इसके क्या स्टेजेस होते हैं, कितने कैसे बीज लगता है, फिर पौधा बढ़ता है, क्या होता है पूरा। मतलब कि वो ऐसा लग रहा था कि हम कोई मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स नहीं है या कुछ वो नहीं है, हम जैसे कोई गार्डनिंग का कोई सब्जेक्ट सीखने आए। उन्हें पौधों के ऊपर बात होती थी 10 15 20 मिनट के, जनाब। ये पौधों, उनके नॉमेनक्लेचर्स पे, उनके स्ट्रक्चर्स पे बात हो रही थी कि ये बड़े, जो जैसे बरगद का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, आम का दरख्त है, ये कितने, इनके तने कितने सॉलिड होते हैं और इनके कितने फैले हुए होते हैं, और जमीन में कितनी इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, कितनी दूर तक होती हैं। फिर उन्होंने पपीते के दरख्त की एक मिसाल दी कि अरे पपीते का दरख्त हो या खजूर का दरख्त, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल ऊपर लंबे होते हैं, दूर से नजर आ जाते हैं, लेकिन इनकी जड़ें बड़ी नीचे से देखोगे वो होती हैं, जड़ें इनकी छोटी होती हैं, ये होता है, वो इस तरह की चीजें। थोड़ी देर तो होता है, तो फिर सडनली उन्होंने भी सब टॉपिक के तरफ आए ना, आधे घंटे के बाद, जिस वक्त हम उस वक्त थोड़ा सा बोरियत फील करने लगे। लेकिन जब उन्होंने इसको रियल लाइफ से कनेक्ट किया ना, प्लांट वर्ल्ड को, तो वी वर अमेज्ड कि यार, ये तो हमारी जिंदगी है। ये तो हम इसी तरीके से हमारे, हम तो अपना पैदा होते हैं, एक सीड पौधा निकलता है, ठीक है जी, हमारी ग्रोथ होती है, फिर उसमें शाखें निकलती हैं, फिर वो पौधा जो होता है बड़ा होता है। कुछ पौधे तनावर दरख्त हो जाते हैं, उनके नीचे बहुत सारे लोग सीखते हैं, कुछ लोग होते होते हैं, वो जस्ट लाइक पीपल का दरख्त होता है, उनकी ठंडी छांव होती है, वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तेज हवाओं में गिरते भी नहीं है। एक तरफ पपीते की मिसाल दी, दूसरे इस तरह के आम के दरख्त की, सॉरी, इसकी खजूर के दरख्त की मिसाल दी। इनके तने भी पतले होते हैं, ये ग्रो भी तेज करते हैं, दूर से नजर भी आए थे, लेकिन जिस वक्त आती है कोई तेज हवाएं चलती हैं, तो ठक से पहले कौन से दरख्त गिरते हैं? तो हमने कहा जी पहला दरख्त तो पपीते का गिरेगा। अच्छा, और सबसे आखिर में अगर मुस्तकिल हवाएं सबसे आखिर में अगर बहुत मुस्तकिल चल रही हैं, तेज हवाएं, तूफानी हवाएं हैं, तो सबसे आखिर में जो सर्वाइवल की जो स्ट्रेंथ होगी ना, वो होगी पीपल के दरख्त की या आम के दरख्त की। वो गिरेगा ही नहीं अव्वल तो। वो सालों तक, सदियों तक वो अपने आप को सस्टेन करते हैं। तो यही हाल है इंसान इंसान का। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये जो होती है ना, हम उससे पहले वर्टिकल ग्रोथ, और ये जो होती है अपना कौन सी ग्रोथ होती है यार, वर्टिकल डेवलपमेंट, और कौन सी होती है यार, एक हॉरिजेंटल, ये दो तरह की डेवलपमेंट जो होती है, उस दिन मुझे पता लगा यार ये होती क्या है। उस दिन मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये वर्टिकल ग्रोथ क्या होती है और ये हॉरिजेंटल ग्रोथ क्या होती है, और हॉरिजेंटल ग्रोथ की कितनी अहमियत होती है आपकी जिंदगी में एज कम्पेयर टू वर्टिकल ग्रोथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे ना, ये आपके जो प्लांट वर्ड से जो कनेक्टिविटी उन्होंने जो बताई ना, तो आज तक वो मुझे याद। इसको सम अप करें तो इसको देखें कि दो दरख्तों की मिसाल है, एक पीपल का दरख्त और एक पपीते का दरख्त। पीपल का दरख्त बड़ा स्लो स्लो बढ़ता है, बड़ी लंबी उम्र होती है। उसकी जड़ें जो होती है ना, बड़ी अंदर जमीन के अंदर कई मीटर्स दूर तक, समटाइम के बहुत दूर दूर तक फैली होती है। और उसका तना बहुत भारी होता है, बहुत मोटा तना होता है, बहुत उसकी मजबूती के हवाले से बहुत होता है, उसका साया बहुत घना होता है। पपीते का दरख्त
बहुत छोटी उसकी जड़ें होती हैं। तो ये जो जड़ें हैं ना, ये जो जड़ों का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज हॉरिजेंटल ग्रोथ। ये है नीचे यूं फैल रही हैं चीजें, ऐसे जड़ें ऐसे फैलती हैं। जड़ें कभी ऐसे नहीं फैलती। ये जो है ना, ये वाली हॉरिजेंटल ग्रोथ उस दिन मुझे पता लगी। अच्छा, और उस दिन पता लगा कि हॉरिजेंटल ग्रोथ का कितना इम्पैक्ट होता है आपकी वर्टिकल ग्रोथ के ऊपर। ये जितनी मजबूत जड़ें होंगी, आप उतना ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आप मजबूत होंगे। आपकी जड़ें मजबूत नहीं है, लेकिन आप वर्टिकली ग्रो करना शुरू कर गए, तो वो कोई बड़ी आर्टिफिशियल की ग्रोथ है। तो ये उस दिन समझ में आया। और वर्टिकल ग्रोथ को अगर हम अब प्लांट वर्ल्ड से निकले, हम इस तरफ आते हैं, हकीकी अपनी दुनिया में आते हैं, तो ये जो होती है ना डेवलपमेंट के लिए, ये एक्चुअली कोई भी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट कह लें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये एक पेनफुल प्रोसेस होता है हमेशा। डेवलपमेंट किसी तरह की भी हो, वो कभी भी ऐसे अपने कंफर्ट जोन में रह के नहीं होती। कभी भी नहीं होती। हमेशा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है कोई भी चीज सीखने के लिए। तो अब इसमें अगर मैं इसमें देखूं कि आज के हवाले से हम कनेक्ट करें अपने आप को, मेरे जो यंग साथी हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, नए ग्रेजुएट्स हैं, या जिन्होंने अपनी करियर स्टार्ट किया अभी 4-5 साल हुए हैं, तो वो देखो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने आप को ना इस स्टेज पे हॉरिजेंटल अपने आप को वो ग्रो करें। क्या उस ग्रोथ का क्या तरीकेकार है? नई नई स्किल्स एक्वायर करें, नए नई चीजें सीखें, नए काम सीखें, नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना वो हाथ साफ करें अपने, बिल्कुल लो प्रोडक्शन की लैंग्वेज में, कि जो नया काम आ रहा है, नई कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो उसमें जंप इन करें, स्टेप इन करें, सीखें, नई स्किल्स एक्वायर करें। स्किल एक्वायर करने से देखो मुराद, अक्सर लोग ले लेते हैं कि यार कि आपने ये फला सर्टिफिकेशन कर ली, फला सर्टिफिकेशन कर ली। सर्टिफिकेशन यार, मैं नहीं मानता कि यार सर्टिफिकेशन के कोई सर्टिफिकेशन कर लेने से स्किल आ जाती है। स्किल जो आती है ना, वो आती है आपको प्रैक्टिस करने से। कोई चीज सीखते हैं आप, सपोज आप कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं, या आप कैड के, हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें कि आपके पास कैड की सर्टिफिकेशन का कोर्स है, ठीक है जी, आपने बड़े अच्छे इदारे से सर्टिफिकेशन कर लिए, सर्टिफिकेशन कर ली आपने, ठीक है जी, फिर मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेशन कर ली, लेकिन आता जाता आपको कख नहीं है, तो क्या उसका फायदा होगा? वो स्किल एक्वायर नहीं किया आपने, जस्ट एक सर्टिफिकेट अर्न किया। सर्टिफिकेट जो होता है ना, आपके सीवीज पे तो अच्छे लगते हैं उनको मेंशन करना, लेकिन जब रियल लाइफ आती है ना, तो वहां पर फिर सर्टिफिकेट की हैसियत थोड़ी सी सानवी हो जाती है। आपको आता कितना है वो जरूरी है। मैं यहाँ से एक रिलेवेंट बात निकल आई कि मैं एज ए रिक्रूटमेंट को मैनेजर भी, मेंशन करना, लेकिन जब रियल लाइफ, हाँ, जिस वक्त मैं एज ए रिक्रूटमेंट मैनेजर काम कर रहा था एक वो जगह, जरूरी है। तो वहां पर मैं यहाँ से एक रिलेवेंट, अ, अच्छा, तो एक असाइनमेंट था, हमने कुछ बच्चे बच्चियां हायर करने थे स्टिचिंग डिपार्टमेंट के लिए, अपनी प्रोडक्शन लाइन के लिए ना। तो अब हमने कुछ टेक्निकल स्कूल्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, वहां पर रब्ता किया। तो मैंने कहा यार, जो स्टिचिंग सिखा रहे होते हैं, अब मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, वहां पर मैं गया। अब उनकी क्लास में मुझे लेगा कि यार सर हमारे ये बच्चे हैं, ये है। अब मैं कोई 10-12 की क्लास थी, बैठे हुए वो काम कर रहे थे मशीनों पे, तो मैंने उनसे कुछ चंद बातें की। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने यार, आप लोग में से नौकरी कौन कौन करना चाहता है, फैक्ट्री में हमारे पास जॉब है। तो वो 10-12 में से एक बंदा आगे, उसने हाथ उठाया कि जी मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा बाकी, मैं अब सिंगल, मुझे तो थोड़ी क्यों नहीं करना चाहिए। उससे एक से मैंने पूछा यार तुम क्यों नहीं करना चाहते तुम? सर मैं दरअसल ना, सर मैं जरा फोटोग्राफी करना चाहता हूँ साथ ना। मैंने कहा तो तुम स्टिचिंग क्यों सीख रहे हो? तो ये मुझे शौक था। अच्छा, दूसरे से पूछा, सर मैं बस ऐसे ही फारिग था तो मैंने एडमिशन ले लिया। अच्छा जी। सर मैंने एक्चुअली डीजल डिप्लोमा किया था, डीजल मैकेनिक में। तो उसके बाद फारिग था, तो मुझे इन्होंने इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि तुम ये स्टिचिंग वाला डिप्लोमा आ रहा है, ये भी कर लो। ठीक है। तो हर जितने बंदे 8-10 खड़े होते, उन सबके पास मोर देन वन सर्टिफिकेशन थी, लेकिन स्किल की किसी के पास नहीं, टक्के की स्किल नहीं थी किसी के पास। इसी तरह का उसी उसी इंस्टीट्यूट में मैं फीमेल्स का उनका जो सेक्शन था वहां गया, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास तो बहुत लड़कियां हैं जॉब्स के लिए बहुत इंटरेस्टेड होंगी, तो हम आपका एक सेशन करवा देते हैं ऑर्गेनाइज। मैंने कहा ठीक है, गुड यार। टाइम सेट हो गया, मैं चला गया उधर।
अब मैं जिस वक्त उनके वहां पहुंचा, उनका एक मीटिंग हॉल कह लें या सेमिनार हॉल था, तो अच्छी कोई 100 सवा 100 लड़कियां। तो मैंने कहा यार आज तो मजे आ गए भाई, आज तो सारी मेरी हायरिंग का सारा कोटा पूरा हो गया, यहाँ से 15-20 मुझे अपने कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, तो मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, आधा घंटा मैंने उधर खड़े होकर अपनी कंपनी का ब्रीफ किया, सारा बताया कि ये है, इस तरीके से है, ये हम करेंगे, ये ऑफर करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने कहा अब आप लोगों में से जो भी बच्चियां इंटरेस्टेड हो इसमें इन्वायरमेंट में, फैक्ट्री इन्वायरमेंट में काम करने को, तो वो प्लीज रुके, अभी हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अच्छा, और उन 100 में से ना 80 तो चली गई उठ के उसी वक्त, 20 बाकी रह गई। अब 20 से मैं मिला तो 20 में से जो 18 थी ना, उन सबका एक ही, सबको सुन के, सर कोई ऑफिस जॉब नहीं है? तो अब वो आप हम यहाँ पर एक हमारे यहाँ ना एक सर्टिफिकेशन इतनी बट रही है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हम सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। तो वो ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, कि आप नई स्किल्स एक्वायर करें, तो इसका मतलब है कि सर्टिफिकेशन को आप दफा कर दें। आप लोग सिर्फ स्किल सीखिए। अगर किसी आपको बगैर ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं देते लेकिन आपको काम सिखा देते हैं कैड का, आपको कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सिखा देते हैं, मास्टर कर देते हैं, ठीक है जी, आपको एक्सेल में सर्टिफिकेट नहीं देते लेकिन एक्सेल में आपको चीता कर देते हैं 2 महीने में या 1 महीने में, तो आई वुड रादर प्रेफर कि वहां जाए और वहां से सीखे, क्योंकि सर्टिफिकेट की हैसियत कोई नहीं होती। एक थोड़ी देर के लिए सप्लीमेंट जरूर करता सर्टिफिकेट, लेकिन आपको काम में मदद नहीं देता। तो नई चीजें सीखें, नए नए प्रोजेक्ट सीखें, नए नए जो नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, अपने आप को वेल अवेयर रखें। जिस वक्त आप ये सारी चीजें सीखते हैं ना, सीखने का अमल आपको आपको आपकी जड़ों को एक्चुअली मजबूत कर रहा होता है। उसके बाद फिर आता है कि आपने वो नॉलेज एक्वायर की, अब उसके ऊपर बिल्ड करना है आपने अपनी बिल्डिंग, वो होती है आपकी वर्टिकल ग्रोथ। वो फिर वहां पर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी आ जाती है, वहां पर आपकी फिर एनालिटिकल स्किल्स आ जाती है, ठीक है जी, कि वो आप किस तरीके से वो आप वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कितने अच्छे तरीके से करते हैं। वो ये जो सलाहियत होती है ना अप्लाई करने की, ये हर बंदा टू बंदा डिफर कर रही होती है। तो उसमें फिर ये होता है कि आप एनालाइज करते हैं चीजों को, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की हम बात करते हैं सब। तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग यही होती है कि वहां पर कितना अच्छा बंदे की वो है, एंटिसिपेट करता है चीज़ों को, चेंजेस को, कितना अच्छा वो सूरत हाल को एनालाइज करता है, कितनी अच्छी कोई स्ट्रैटेजी बनाता है किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये फिर वो आपकी होती है ये चीज़ें, फिर आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर आप वर्टिकली ग्रो करते हैं। और पहले आपने अपनी बेस बनाई सॉलिड की, आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने कैड कैम कर लिया, ठीक है जी, आपने अपनी एक्सेल स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर ली। फिर आप इंजीनियरिंग अपने पास आउट होने के बाद आप, और ये सब चीजें आपने बड़ी हैंड्स ऑन ग्रिप कर ली। फिर उसके बाद आप इदारों में आए, आपने नए आप स्टार्ट किया, आपने अपने प्रोडक्शन लाइंस पे, अपने ऑफिस में, जहां पर भी आपकी जॉब है, जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड है, वहां पर आपने अपने असाइनमेंट्स, नए प्रोजेक्ट्स को आपने एक्सप्लोर किया, काम किया। और फिर आप आहिस्ता ग्रेजुअली फिर आप बिल्ड होते जाते, फिर आपकी पर्सनैलिटी में ना वो मजबूती आने लगती है, फिर वो मेच्योरिटी आती है। कुछ लोग आपको ना बीच में ऐसे होता है, कुछ बड़ी सतही किस्म की बातें करते हैं, कम्युनिकेशन होती है बड़ी अच्छी, आउटस्टैंडिंग होती है कम्युनिकेशन, वो बोलते हैं तो बस लोग, दिल चाहता है सुने उनको, लेकिन बात ना दिल तक नहीं जा रही होती, वो हो रही होती बड़ी बड़ी सतही किस्म की बातें होती है। वो बेसिकली उनकी वो नहीं होती, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं होती। उन्होंने बस उनके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप उनको एक अपर ऊपर ऊपर से उनको इन्फॉर्मेशन है, इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है अपने काम की, वो उससे अपनी बातों से अपनी दुकान से जान लेते हैं। तो ये उस दिन समझ में आया कि यार कि नहीं है अपने ये जो, काम की, वो हाँ, उससे अपनी बातों से अपनी दुकान से जान लेते हैं। मतलब तो लाइक सर, तो ये उस दिन समझ मतलब में आया कि यार कि ये जो, हाँ, मतलब लाइक सर, किताबी बातें मतलब बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है तो वो बहुत कम होती है उनकी। यू कैन से दैट। हाँ ऐसा ही है। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है ना, प्रैक्टिकल हेलो। नॉलेज प्रैक्टिस करने से आती है। और प्रैक्टिस आप उस वक्त अच्छी कर रहे होते हो जिस वक्त आपके पास वो काम करना भी आता हो, आपने सीखा हो। आप लोग तो खुद इंजीनियर हो, आपको तो मुझे मेरे ख्याल में बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी अहमियत होती है। आपने सिक्स सिग्मा देखो, आज आप सिक्स सिग्मा के ऊपर आप लेक्चर्स भी दे रहे हो, आप सिक्स सिग्मा प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और
प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे रहे हो सिक्स सिग्मा की, तो सिक्स सिग्मा ऐसे ही आ गया आपको? ऐसे तो नहीं है ना? पहले आपने सिक्स सिग्मा पढ़ा, आपने उस उन चीजों को कंट्रोल किया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस को आपने प्रोफेशनली अप्लाई किया। नाउ यू आर एट ए स्टेज कि अब लोग आपको रेफर करते हैं कि यार कि आप हैं या आपकी तरह के और इंजीनियर्स हैं। ठीक है? तो ये जो है ना चीजें, ये इस तरीके से फिर ये दो चीजें उस दिन समझ में आई। और फिर आजकल के सिनेरियो में आप देखो कि ये जो इस वक्त जो वक्त चल रहा है, एक बड़ी एक जरूरत है, हम सबको उस चीज को होना चाहिए कि हम आने वाले वक्त को थोड़ा सा प्रिएम्प्ट करें, हम एंटिसिपेट करें अपने इर्द गिर्द की चेंजेस को, और उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करें, अपने आप को अपडेट करें। अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो जो कंपटीशन अब बढ़ने वाला है ना इस पूरे पेंडेमिक के बाद, तो हम उस में हम रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। अगर हमने आपको डेवलपमेंट कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे ना, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। वो एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि आप अगर वो बर्बाद हो, उसका कुछ लुबे लुबाब उसका खुलासा ये है कि बर्बाद हुआ वो शख्स जिसका आज जो है आने वाला कल जो है आज से अच्छा ना हो। लेकिन आज के बाद कल जो आ रहा है, अगर आपने कुछ नई चीज नहीं सीखी, आपका आने वाला कल अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है, यही उसका कुछ लुबे लुबाब ऐसा। तो वो वो यही चीजें रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, ये चलता रहे, ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अब उसको थोड़ा सा आजकल के हालात के सिनेरियो में देखो कि जो एकदम से पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी एक रीशफल हो गई है, और रीडेफिनिशन हो रही है सुपर पावर कौन सी होगी। नए एक जो है ना चैलेंजेस, एक जो ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें कुछ तीन चार चीजें जो है ना वो हम सबको बड़ा जल्दी उसने अभी इम्पैक्ट करना है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले चीज कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी है, ठीक है जी? आपके सामने ही पूरी दुनिया में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और बढ़ेगी आगे। और फिर यंग इंजीनियर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि जनाब सर ये इस फिर यंग इंजीनियर्स के हम लिए एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि जनाब ये हम सर इसमें एक चीज माइग्रेशन ऐड करूंगा अभी, जैसे आपने माइग्रेशन कहा डाउन साइजिंग, क्विक हाँ अभी रिसेंटली जो हमारा फर्स्ट सेशन था, माइग्रेशन जी माइग्रेशन फर्स्ट सेशन जो था, फर्स्ट सेशन में हमारे पास एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, ठीक है, एविएशन के बारे में बता रहे थे। तो आपको सर मैं इंटरेस्टिंग अभी दोबारा मैं रिवील करूं कि जैसे डाउन साइजिंग हुई है, तो कतर एयरवेज, एमिरेट्स और लुफ्थांसा एयरवेज, इन तीनों ने वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस थी जिन्होंने डाउन साइजिंग स्टार्ट किए हैं अभी। तो देयर इज अ बिग चैलेंज सर, यू कैन से। हम लोग कोरोना पे भी आ रहे थे आपसे डिस्कस, लेकिन आपने सर स्टार्ट किया, तो देयर इज अ बिग चैलेंज। तो ये भी आपसे आइडिया लेंगे हम लोग कि इस ये जो बहुत मुश्किल हालात आए हैं अबाउट रिलेटेड टू, मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अभी दूसरा सेशन जो था मेरा, एक टेक्सटाइल एक, तो उन्होंने भी ये डिस्कस किया कि यार अभी भी टेक्सटाइल के अंदर विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंदर भी काफी ज्यादा एक स्लम्प आने वाला है। तो उसके लिए सर आप क्या मतलब ये करना है तो आप कंटिन्यू करें, थैंक यू। देखो, अभी मैं जैसे बात कर रहा था ना कि ये एक कुछ ग्लोबल चेंजेस शुरू हो गई हैं। सबसे पहली अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। दूसरा जो आपका वो जो होता है ना ग्लोबल विलेज वाली जो थी चीज, वो हम इमिग्रेशन, स्पेशली यंग इंजीनियर्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके लिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये बड़ा पैराडाइज था, या अभी तक है, शायद आने वाले वक्तों में पता नहीं क्या होता है। कि हम कह रहे होते कि जनाब ब्रेन ड्रेन हो गया, चले गए लोग। इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती थी कि यार कि वो यहाँ से अच्छे जो हमारे जो बड़े टैलेंटेड बच्चे जो हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो चले जाते थे मुल्क से। अब पूरी दुनिया में सिचुएशन ऐसी हो गई यार। अब तो मतलब कि खुद अमेरिका में इतनी बेरोजगार बढ़ गई है, कनाडा में देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, वर्ल्ड वाइड एक जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही। तो वो लोग अपने लोगों को नौकरियां देंगे या आपको नौकरियां देंगे, हैं? तो उसका इम्पैक्ट क्या आना है कि वो जितना आपका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, वो सारा का सारा स्टे करेगा। अब जब स्टे करेगा ना, तो फिर क्या होना कि यहाँ पर आपका इंटरनल कंपटीशन बहुत बढ़ जाना है। फिर आपके जो अच्छे इंजीनियर्स भी मार्केट में अवेलेबल होंगे, अच्छे
MBA, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अच्छे डॉक्टर्स, इसी मार्केट में उन्होंने अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो आप अंदाजा लगा लो कंपटीशन कितना टफ होने जा रहा है आने वाले दिनों में, कितना टफ होने जा रहा है। तो क्या मतलब कि हम लोग, मैं सबसे ये सवाल करता हूँ कि हम लोग रेडी हैं इस चीज के लिए? क्या हमने आपको अपना सेल्फ असेसमेंट किया है कि यार हम इस सूरत हाल में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये सिर्फ सर्वाइवल की जंग होती जा रही है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है जी, जो फिजिकली फिट फिट होगा, जो मेंटली प्रोफेशनली फिट होगा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये एक सर्वाइवल की जंग शुरू हो जाएगी अब। तो जो जो नजर आ रहा है अब आने वाले वक्तों का, तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वही जो भी है आने वाले वक्तों में क्या होना है उसी की तरफ से होगा। लेकिन एक चीज नजर आ रही है 2 जमा 2 के फार्मूले के तहत, जो नजर यही आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। अब जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होंगी उनके ऊपर फिर इदारे तो यही चाहेंगे ना बेस्ट बेस्ट रखें, ठीक है, अच्छे से अच्छा बंदा रखें। एक तो रखने की बात है, दूसरा रिटेन करने की बात कर लें आप, हाँ? कि जो डाउन साइजिंग की आपने बात की, तो कभी भी कोई इदारा नहीं चाहता कि उसका जो बेस्ट टैलेंट होता है ना उसको निकाले, कभी भी नहीं करता, उसको किसी ना किसी तरीके से वो सेव कर लेते हैं। वही लोग जो होते हैं मारे जाते हैं, वही लोग डाउन साइजिंग के जमरे में आते हैं जो मीडियोकर होते हैं। ठीक है जी, जो जनरल, जिनकी जो जो सलाहियतें कह लें या जो उनके जो स्किल्स होती है वो एक जनरल लेवल पे होते हैं, स्पेशलाइज्ड लेवल पे नहीं होती। या जो लोग मल्टी स्किल्स नहीं होते, एक ना, कि हम एक बड़ा अलमिया ये भी है कि हम जिस वक्त हम अपनी जॉब्स में लगते हैं ना, तो हम फिर एक ही कुर्सी को पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर हम ये नहीं कहते कि यार कि हमें दाएं बाएं नजर नहीं आता। ये जो 360 जो होता है ना लर्निंग, ये बड़ी जरूरी होती है पहले 3 4 साल 5 साल में। आपको 2 3 जॉब चेंज करने लिए चाहिए था पहले 5 साल। मेरे बॉस कहते थे यार जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ना उनको पहले 5 साल में एटलीस्ट 2 से 3 जॉब चेंज करनी चाहिए। मैंने कहा सर क्यों सर, वो हमारे लिए आप मुश्किल पैदा कर रहे हैं, वो 5 5 2 2 साल में छोड़ के चले जाएंगे तो फिर वो हमारे मैनेजर हमारे छितर लगा रहे होते हैं यार, ये तो लोग देखते नहीं। तो वो हंसले कहने का नहीं, पर्पज ये है कि जरूरी नहीं कि जॉब ही चेंज की जाए, कि पहले 4 5 साल में आप एक से जायद रोल में काम करें, किसी एक रोल तक स्टिक ना रहें। कि आप प्रोडक्शन, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोडक्शन में आए, ठीक है जी, तो आप प्रोडक्शन के साथ आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को भी एक्सप्लोर करें, आप सेल्स में भी काम करने की कोशिश करें, ठीक है जी, आप मेंटेनेंस में भी काम करने की कोशिश करें, इस दौरान आपको एक्सपोजर मिले, आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में QA में भी काम करने की कोशिश करें आपको अगर मौका मिलता है। तो ये जिस वक्त आप होता है ना कि आपके 2 3 आपके अच्छे एक्सपोजर हो जाते हैं, मल्टी स्किल आप जिस वक्त होते हैं, तो फिर आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना, आपकी रेटिंग बढ़ जाती है इदारे में। तो फिर जिस वक्त अल्लाह ना करे इदारों पे जिस वक्त मुश्किल वक्त आता है, तो वो फिर पॉइंट गेम चलती है कि अच्छा ये हमारे क्या क्या काम कर सकता है बंदा, ये कहाँ कहाँ फिट हो सकता है, हम यहाँ भी फिट कर सकते हैं, यहाँ भी फिट कर सकते हैं, यहाँ भी फिट कर सकते हैं। तो वो फिर वो जो लोग जो होते हैं ना, वो उनके फिर चांसेस कम होते हैं कि वो इसमें हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, तो फिर वो बेचारे इस सूरत हाल में मुश्किल में आ जाए। और फिर एक तो रिट्रेंचमेंट और ले में फंस जाएंगे। उसके बाद फिर नई जॉब्स ढूंढने में भी फिर उनको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया होगा, अपने आप को नए तकाजों से हम आहंग नहीं किया होगा। डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? को कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होती जब तक आप अपने आप को डेवलपमेंट नहीं करते, आप डेवलप नहीं करते। तो ये जो है ना, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। आप अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है जी, तो आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। पॉसिबिलिटी इसी चीज की है, या ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की होती है कि आप जो लोग अपने आप को कर रहे होते हैं नई नई सिचुएशन से हम आहंग, नए टूल से, नई चीजों से, और कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस जिनका चल रहा होता है ना, तो वो लोग ग्रो भी कर रहे होते हैं अपने करियर में। ये एक बड़ा मैंने अपने जो करियर में देखा है कि जो लोग अपने आप को ग्रो डेवलप करते हैं, नए रोल्स में नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से निकल के खेलते हैं ना, हमेशा वही आंखों के तारे होते हैं दारों।
तो ये थोड़ा सा वो मुझे वो याद रह गया था उस सेशन के हवाले से, तो मैंने कहा यार आज ये शेयर करूंगा कि ये कितना अहम होता है, ये आपकी जो होती है ना सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को देखना कि यार कि ये आप अपने जात को ना, अपनी जात को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता। आप जैसे अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं ना, देखते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता कि आप पता लगने में कि आपकी क्या खामियां हैं और क्या आपकी मजबूतियां हैं। ठीक। तो आजकल तो वो बात कर रहे होते हैं ना साइकोलॉजिस्ट की, यार आप अपनी जो खूबियां हैं आप उनको इतना बढ़ा दें कि आपकी खामियां उसके मुकाबले में कम हो जाए। तो ये दोनों अच्छी अप्रोच है, ठीक है वो भी, कि आप उसको बढ़ा दें, लेकिन अगर कोई आपकी खामी है ना तो खत्म भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी सलाहियतें दी हुई हैं। तो आप जो आपकी स्ट्रेंथ है आप इस स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करें, जो वीकनेस है आप उसको और वीकर करें, तो फिर आपकी विन विन सिचुएशन होती है। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि आप सेल्फ असिस्ट करें, अपने आप में झांकें, अपनी खुद ही वो जो होती है ना इकबार वाली, अपने आप में झांकें, अपने आप को देखें कि आप में क्या कमी है, आप में क्या अच्छाई है, आप किस तरीके से किस चीज को आप फ्रंट पे ला के लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं, अपने इदारों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आपकी ऐसी क्या खामी है जिसको आप जाती हैसियत में उसके ऊपर काबू पाके आप एक अच्छे बेहतर प्रोफेशनल बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि सेल्फ असेसमेंट करें। ठीक है। और कंटिन्यूस ये सीआईसी का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड कंप्लाइंसेस वाला एक डिपार्टमेंट भी होते हैं बड़े इदारों में, तो ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है ना, ये बड़ी जरूरी है। ये सिर्फ इदारों में के लेवल पे नहीं होती, इंडिविजुअल लेवल पे भी जरूरी है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कि आप अपने आप को कभी भी, जिस एक बंदे का उस दिन जवाल शुरू हो जाता है जिस दिन वो ये अपने आप को अक्ले कुल समझ लेता है। तो और जो लोग हमेशा इस मोड में होते हैं कि नहीं यार अभी तो हमने एक्सप्लोर ही क्या किया, इतनी बड़ी कायनात है, इतना इतनी बड़ी दुनिया है अल्लाह ताला की, अभी तो लॉट टू लर्न, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ वो करना है। तो वो जो है वो करते रहते हैं। हर आप पीटर ड्रकर के मुतालिक मैंने सुना, वो कहते थे कि हर 3 साल में ना आप कोशिश करें अपनी लाइफ प्लान में कि हर 3 साल में कोई एक नई एक हॉबी अपनाए, कोई नई स्किल या कोई कोई नई चीज सीखें। अच्छा, पीटर ड्रकर का सुना होगा तुमने कि डेथ हो गई हुई पिछले चंद साल पहले, जैसे मैनेजमेंट गुरु, उसको जापान में तो बिल्कुल देवताओं की तरह उसको वो पूजा जाता था, वो इतना पसंद किया जाता था उनको। तो वो ये अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट स्किल्स, वो पौधों का ना प्लांटेशन का एक आर्ट होता है, बॉन्साई। बॉन्साई का पता है कुछ आपको? हाँ सर, कुछ आपको बॉन्साई एक आर्ट होता है, तो बॉन्साई का पता है? बॉन्साई एक आर्ट होता है, सर थोड़ा सा इसको स्टडी किया था जब बॉन्साई का पता है? जी जी सर, थोड़ा सा आइडिया है हाँ। इसके बारे में तो सर। नॉट फुली, वो थोड़ा सा बॉन्साई आइडिया मतलब है एक इसका, आर्ट, उसमें कौन सा पौधों आएगा। को ना उनकी जड़ें इतना टाइमली ट्रिम करते रहते हैं, और आप एक गमले में ना आप सेब का दरख्त उगा लेते हैं, पीपल का दरख्त उगा लेते हैं, आम का दरख्त उगा लेते हैं, वो फल भी दे रहा होता है। बॉन्साई मतलब कि, तो ही वॉज एक्सपर्ट ऑफ बॉन्साई, उससे लोग उसके उसको रेफर किया करते थे ना बॉन्साई के लिए। तो वो उसने ग्रेजुअली अपने अपार्ट फ्रॉम अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के एक एज ए हॉबी उसको सीखना शुरू किया। और एक वक्त वो आ गया कि उसकी एक्सपर्टीज जो थी कि वो जापान का ये आर्ट था, और उससे उसको रेफर किया करते थे। तो एक एक मिसाल थी जो एक इससे बड़ी रेलेवेंट थी कि ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना आपका, ये रुकना नहीं चाहिए। आप हर आने वाले दिन एक नया उसको एक सफ़ा खोलें, एक नया अपने ज़िंदगी का बाब खोलें, उसमें से क्या है पढ़ें, समझें, सीखें, अपने ऊपर अप्लाई करें। ठीक है जी, अपने आप को देखें कि हम मैं ये नई चीज़ हर उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता डेवलपमेंट के लिए या सीखने के लिए, कोई ऑल द टाइम यूनिवर्सिटी क्लासेस लेक्चर ज़रूरी नहीं होते। मैं ज़िंदगी जो है ना, ये दुनिया जो है ना, फुल ऑफ टीचर्स, हर जगह आपके पास आपको आपको जो है ना माहौल, आपका जो इन्वायरमेंट है, ये आपको आपकी आंखें और कान खुली रखें, ये आपको इतनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी कि आपकी सोच से बाहर। जस्ट आपको बस ये होता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना दिन स्टार्ट करें, देखें कि
कि क्या है, कि आज नया सीखने को क्या है। वो थ्री इडियट, मुझे ये फिल्म बड़ी अच्छी लगती है इस वाले से, उसका ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त था कि कि हम जो है ना, हम पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़े होते हैं, तो वो डिग्रियां आ जाती हैं हमारे पास, बाकी कुछ नहीं आता। तो आपके लिए क्लासरूम से निकलने के बाद भी ना, क्लासरूम से बाहर भी बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप लोगों से मिलते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो वो भी एक एक अलग ही लर्निंग होती है। आप अपने जो कलीग्स होते हैं, अपने सीनियर्स होते हैं, अपने जूनियर्स होते हैं जो आपके, उनके साथ आप इंटरेक्शन आपका जो हो रहा होता है, आपको एक बड़े नए नए जिंदगी के सबक सिखा रहा होता है, नए नए डायमेंशन आपको मिलते हैं जिंदगी के इसमें। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए, ये चलता रहेगा तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी। आप जब ग्रो करते रहेंगे तो आप ग्रो भी, डेवलप होते रहेंगे तो आप ग्रो भी करेंगे इंशाल्लाह। सही है सर, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सर, काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने ग्रोथ के हवाले से। फिर आपने एक अच्छी एग्जांपल भी दी कि थ्री इडियट्स एग्जांपल दी कि मतलब अगर हम लोग जस्ट वो दो बंदे दिखाएं कि एक तो लर्निंग, उसके पास डिग्री नहीं होती एट द लास्ट, और एक के पास डिग्री होती है, वो कहाँ पे होता है और कहाँ पे होता है डिफरेंस। बिल्कुल सही, डिग्री हर चीज़ नहीं है। जैसे एक जापानीज है ओनो मेथड है, ओनो इंजीनियरिंग है, उसमें भी ये होता है, उसमें ये उसने एक मतलब एक थ्योरी बताई है कि जब तक आप फ्लोर पे नहीं उतरेंगे। हेलो। जी जी। जी जी, आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है। ओके, जब तक आप फ्लोर पे नहीं उतरेंगे, जब तक आपके हाथ गंदे नहीं होंगे ना, जब तक आप सीखेंगे नहीं। जब तक आप आपके हाथ, जब आप मशीन पे खड़े होके, भले मशीन पे खड़े होके जब आप चीज सीखेंगे, जब आप मतलब सर साद भाई के साथ आई गेस कोई इंटरनेट इशू है। तो आप कुछ लर्निंग है सर, इंटरनेट इशू। हम ये क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं, ये सर हमारे आप पास कमेंट आया है। अच्छा देखो, मल्टी स्किल्स के लिए ना, देखो अब ये जरूरी है कि आप ये देखें कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और उस इंडस्ट्री में कौन सी जो है डिमांडिंग स्किल्स हैं। तो आप ये दो चीजें फैसला करती हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है, और फिर आपका इंटरेस्ट उसमें से किस में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती कोई चीज सीख रहे हैं। तो मल्टी स्किल्स के लिए आप ये देखें कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, किस शोबे से ताल्लुक है, और वहां पर क्या क्या स्किल्स ऐसी हैं जो कि डिमांडिंग स्किल्स हैं, और जो क्रिटिकल स्किल्स होती हैं, तो आप वो आप एक से ज्यादा उन स्किल्स के ऊपर कोशिश करें कि आप उनको सीखें। तो आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स होगी, मिसाल के तौर पे मैं आपको दूं एचआर डिपार्टमेंट से ही, कंपनसेशन बेनिफिट का जो शोबा है ना, इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इक्विपमेंट, ठीक है, नंबर इक्विपमेंट उनका बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो उनका उनका अपार्ट फ्रॉम उनको सैलरी प्रोसेसिंग सिस्टम्स वगैरह, उनका एक्सेल बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको एक उनकी अकाउंटिंग स्किल्स जो होती है ना, कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है सैलरी का, वो एक आपका एक मल्टी टास्किंग होती है, वो होना चाहिए। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। और इस तरीके से आप जिस शोबे में हैं और उस शोबे की जो डिमांडिंग स्किल्स है, क्रिटिकल स्किल्स है ना, तो आप कोशिश करें कि उनको टैप करें। राइट सर। सर हमारे पास एक और क्वेश्चन है सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, आई कैन, मैं पढ़ रहा हूँ उनका सवाल, जी जी जी। देन मैं इनको आंसर करता हूँ। मुनीबा राजपूत। अच्छा, ऑटोमोटिव और ऑटोमेशन की बात की तो आई माई सेल्फ इज फ्रॉम ऑटोमोटिव एंड हाईली जो टेक्निकल इंडस्ट्रीज में मैं काम कर चुका हूँ पिछले काफ़ी सालों से। तो आई अंडरस्टैंड कि एज ए एचआर प्रोफेशनल आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास बहुत रूम होता है काम करने का। सबसे अहम काम एज ए एचआर प्रोफेशनल आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप एक मल्टी स्किल्स के लिए एक एटमॉस्फेयर फराहम करते हैं, ठीक है जी, ट्रेनिंग कल्चर
जो होता है कि कैसे ट्रेनिंग आपकी जो टीम्स हैं, आपकी जो लोग हैं, वो किस तरीके से नई नई स्किल्स एक्वायर करें, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना बड़ा जरूरी होता है। और एचआर से बेहतर इसको कौन कर सकता है? ठीक है, तो एचआर का एक देखिए बड़ा रोल इसमें, क्रिटिकल रोल है कि एक तो आप ट्रेनिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी करें, इन हाउस ट्रेनिंग आप अपने बनाएं, और उन्हीं लोगों से अपने लोगों को ट्रेन करें। जिस वक्त आपके लोग ट्रेन होते हैं ना, तो वो एक तो उनका मोटिवेशन लेवल भी होता है, और वो लोग इंडस्ट्री को बाहर से कोई ट्रेनर आता है ना, तो वो इतना अच्छा आपके इदारे के हिसाब से वो नहीं कर सकता। एक उनके पास एक जर्नल, एक ओवरव्यू होता है, वो जर्नल जो होती है ना ट्रेनिंग, वो तो करवाते, लेकिन जो स्पेसिफिक जो आपके इदारे के हवाले से आपके जो इंटरनल ट्रेनर्स होते हैं ना, आपके अंदर के लोग, वो बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। तो एचआर का रोल यहाँ पर आपका लोगों के डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फराहम करने के हवाले से बड़ा अहम होता है, कि उनको नए नए रोल्स प्रोवाइड करें। और जैसे आपने इन्होंने ये लिखा है ना कि डिजिटलाइजेशन हो रही है, ऑटोमेशन हो रही है, ऑटोमेशन होगी तो फिर आपके जो क्रिटिकल रोल्स जो होते हैं ना, वो उनकी अहमियत बड़ी ज्यादा हो जाती है। डेफिनेटली जो भी आप कितनी भी ऑटोमेशन हो रही हो, उसके पीछे जो दिमाग होता है वो इंसानी दिमाग ही होता है। तो बीइंग एचआर प्रोफेशनल आप जो है आप वो कर सकते हैं, जो एक ऐड कर सकते हैं वैल्यू, कि आप अपने इदारे में एक ट्रेनिंग कल्चर इनकलकेट करें, ठीक है जी। और अपनी क्रिटिकल जो पोजीशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप उनको उनकी सक्सेशन प्लानिंग और उनके डेवलपमेंट पे काम करें। तो ये दो बड़े अहम रोल होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। आई होप कि आपका हो गया, आंसर कर दिया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो यू मे आस्क। राइट सर। सर एक आपको पर्सनल ग्रीटिंग भी आई है। निशान खटानी यार, चलो मैंने तस्वीर ही देख ली यार। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम एज वेल। एक्चुअली ये मेरे बड़ा प्यारा कुलीग है मेरा, और बड़ा अच्छा मेरा दोस्त भी है। तो थैंक यू निशान। जी, कुछ और क्वेश्चन या साद आप कुछ बात करना चाहो? साद भाई। सर आई गेस साद भाई के साथ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू दोबारा हो चुका है। सर मेरा भी वही वाला एक सवाल है, रिपीट करूँगा कि जैसे कि उन्होंने अभी पूछा ना कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रही है, लोग घरों पे काम करना प्रेफर कर रहे हैं, लोग इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं कि यार घर पे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे हो जाए, और इसी टाइप की चीज़ें। सर तो आपको नहीं लगता कि ये जो फैक्ट्री एटमॉस्फेयर है, लोग इससे दूर भाग रहे हैं? ये देखो यार, ये जो पेंडेमिक है ना, इसमें एक नई एक टर्म आजकल चल रही है, न्यू नॉर्मल। ठीक है जी। तो ये जो चीजें ना, इसे न्यू नॉर्मल, और अभी न्यू नॉर्मल की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना, इज येट टू बी डिफाइंड। तो वर्क एट होम वाला जो मामला है ना, इस वक्त तो देखिए, पहले लोग कहते थे यार वर्क एट होम हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते लोग यार, घरों से काम हो ही नहीं सकता। लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग नहीं यार, वर्क एट होम भी हो सकता है। तो अभी इसमें इस सारे प्रोसेस को मिच्योर होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हमें इस पूरे मामलात में, ये जो पूरा भी ये जो 45-50 डेज का जो लॉकडाउन है ना, इसमें हमने जिंदगी के नए डायमेंशन जरा कुछ हमने देख लिए हैं। हमने जो होता है ना कि उन बातों के मतलब उन पहलुओं को भी सोचना शुरू कर दिया है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि नहीं, काम करने के और भी तरीके हो सकते हैं। सिर्फ फैक्ट्री में एक टेबल पे बैठ के काम नहीं हो सकता, काम करने के और भी तरीके हो सकते हैं। और ये वर्क एट होम नया नहीं है। कुछ एमएनसी जो है वो जो है वर्क एमएनसीज ने पहले से ही इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया हुआ है। सर कुछ इदारों में चल रही चीजें, इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया हुआ है, कुछ इदारों में चल रही चीजें। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि मतलब
मतलब इसमें इस पैराडाइमिक से चीजें जो है ना, मतलब अभी हमारे लास्ट ट्रेनर जो थे, जो टीपीएम के ऊपर हम लोग ने करा, तो इससे कई चीजें चेंज होंगी, हमारी काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं और काफी चीजें आने वाले वक्तों में चेंज होंगी, क्योंकि 45 डेज घर पे रहना और उसके बाद उस चीज को किस तरीके से वर्क एट होम करना और किस तरीके से काम करना, तो हमारे जो लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा आफ्टर ईद। अभी तो ईद, मतलब ईद भी चल रही है और रमजान भी चल रहे हैं, तो रमजान की वजह से मोस्टली लोग घरों पे वो करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज हो गए, रोजा और सारी चीजें जो इबादत वगैरह करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा जब जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है खुलना, तो काफी ज्यादा चीजें जो है वो चेंजिंग होना शुरू होंगी हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि ये जो जी न्यू सर। नॉर्मल की जो टर्मिनोलॉजी है ना, येट टू बी डिफाइन, अभी इसको डिफाइन होना है। ये तो कुछ नए डायमेंशन सामने आ रहे हैं। वर्क एट होम इज वन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है जी इसका। अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि हमने कभी पहले नहीं की होंगी, अब हम कर रहे होंगे, या आगे हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये देखो, इसी वक्त यही जरूरी है ना कि ये इस सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट ना, कि आप ने अगर वर्क एट होम नहीं सीखा, आज अगर आज हम ये इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया हमने, तो शायद हमारे लिए आगे चल के थोड़ा मुश्किल होगा। और अभी मैं एक फॉरबेस का एक वो देख रहा था, एक आर्टिकल था, तो उसमें दुनिया में फॉरबेस प्रोडक्शन का था कि 3 इंडस्ट्रीज जो है ना वो वाइप आउट हो जाएंगी आने वाले वक्तों में। तो उसमें एक तो रेस्टोरेंट है, ठीक है जी, एक दूसरा सिनेमा, ठीक है, सिनेमा हॉल, और तीसरा जो है ना ये ऑफिस, जो बिल्डिंग्स होती है ना, ऑफिस बिल्डिंग वाला जो बिजनेस है, कि आपने एक पूरा ऑफिस बना दिया और एक बिल्डिंग बना दी, उसमें सारे ऑफिसेज आपने सेल कर दिए, रेंट पे दे दिए। तो फॉरबेस प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये 3 इंडस्ट्रियां जो है ना, ये आने वाले वक्तों में वाइप आउट हो जाएंगी। और लग रहा है अपेरेंटली कि जिस तरह के हालात लग रहे हैं, जब एक बिजनेसमैन को या एक इंडस्ट्रियलिस्ट को या एक ऑफिस ऑनर को ये हो कि एक लैपटॉप दे के, इसके 10 लोगों की टीम है, 10 लोगों का ऑफिस है, वो सबको लैपटॉप दे दे और इंटरनेट कनेक्शन दे दे, और इनसे कि जनाब ये घर से बैठ के ये काम कर लो, ठीक है जी, और टीम्स पे या जूम पे कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट रहो, ठीक है जी, सुबह 9 बजे से या वट एवर जो भी फ्लेक्सिबल टाइम रखना है, ये काम ये करना है आपने, ठीक है जी। और ये आपके पास टूल है, जहां मर्जी बैठो। इवन के मैंने आपको बताया ना कि एमएनसीज में तो ये चीजें हो चुकी हुई हैं। आपका यूनिलीवर में ऑफिस लेस कल्चर इंट्रोड्यूस हो चुका है, कि सबके पास अपना अपना लैपटॉप है, अपनी एक डिवाइस है, इंटरनेट डिवाइस है, मीटिंग हॉल में यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, जहाँ मर्जी बैठे हैं, अपना पेपरलेस टेक्नोलॉजी है। लैपटॉप है, अपनी एक डिवाइस, इंटरनेट डिवाइस, मीटिंग हॉल में यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, जहाँ मर्जी बैठे हैं, पेपरलेस टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। अच्छा, तरफ जैसे फ्यूचर भी कहते हैं ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स की तरफ दुनिया ऑन गोइंग है, हर शायद इस वजह से ये वाला इम्पैक्ट भी आया। बिल्कुल आई डोंट नो कि बिल्कुल क्या है, मतलब हम लोग भी एज अ क्वालिटी, मैं नासिर साहब से जब मेरा बिल्कुल लास्ट सेशन था बिल्कुल है। तो मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो सर नासिर साहब ने बोला कि सर अभी कोई हमारे पास कोई रॉ डेटा नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि भाई रूट कॉज करना है तो गैम्बा करना पड़ेगा वहां पे। अभी रिसेंट एक मैं न्यूज भी देख रहा था बीबीसी के ऊपर, तो वो भी वो देख रहे थे कि आया कहाँ से, क्या क्या व्हाट इज द रूट कॉज, क्या प्रॉब्लम थी। कोई कहता है कि, तो एक्चुअली रॉ डेटा में नहीं मिल रहा कि क्या है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हम लोग बात करते हैं तो देयर इज अ ह्यूज चेंज जो आने वाला है। आने 6 मंथ या 3 मंथ के अंदर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और सर बात ऐड करूं, फ्रॉम द डे सिंस वन, मतलब एक पहले दिन से मीटिंग, तो उसके तो हमारे चल रहा है, ठीक है, ऑफिस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन हम डे फर्स्ट से जो है वो ऑफिस जा रहे हैं सर। हाँ, वो तो ये लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ ना कि ये जो रिलेटेड तो न्यू, चीजें हाँ हैं देख, हाँ, हाँ, वो कि जैसे ये न्यू मैंने कहा नॉर्मल ना जो है कि ना, ये जो ये न्यू, हाँ, फ्लोर के बंदे ये हैं ना, तो फ्लोर ये के बंदे न्यू तो नॉर्मल जो हाँ, है ये ना, मैं कह रहा था ये कि येट टू बी डिफाइन, ये जो है ना येट ये टू बी डिफाइन। हाँ, और अभी ये एक वन ऑफ द डायमेंशन के वर्क एट होम भी हो सकता है। कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसी पोजीशंस होंगी जहां पर वर्क एट होम नहीं होगा, लेकिन दे आर हंड्रेड्स ऑफ पोजीशन जहां पर वर्क एट होम हो सकता था, हम उसको मानते ही नहीं थे, ठीक है जी। नाउ वी आर रियलाइजिंग नहीं यार, ये भी हो सकता है। तो अब हमें वही मैं बात कर रहा हूँ कि अब इस पूरे पेंडेमिक में
हमने उन एंगल्स पे भी सोचना शुरू कर दिया है जो कि इससे पहले के हम सोचते नहीं थे। मिसाल के तौर पे आज से पहले कभी तुमने देखा होगा कि आयशा मंजिल की किसी दुकान के बाहर बैनर लगा हो, फॉर ऑनलाइन बिजनेस कॉल ऑन दीज नंबर्स, ठीक है, ये दुकान का शटर बंद है, ठीक है जी। इससे पहले ऑनलाइन बिजनेस और इसके ऊपर ये हमारे दुकानदार कहते थे यार ये तो बेवकूफ बनाते हैं, ऑनलाइन आप चीजें खरीदते तो खराब हो जाती हैं और ये कर देते हैं वो कर देते हैं। लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यार कि ये भी एक ऑप्शन है बिजनेस करने का, तो वो भी एक आएगा। और अभी चंद दिन पहले मैं एक वेबिनार में मैं था, तो उसमें एक शायद वली जायद थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें बड़े अच्छे स्पीकर्स थे और बड़े सीनियर और सीजन प्रोफेशनल्स थे इंडस्ट्री के। तो एक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की जो कि मुझे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद रह गई। डिजिटल इज द फ्यूचर, उनके ये वर्ड थे, डिजिटल इज द फ्यूचर। तो जो है ना ये डिजिटल इज बड़ी वसी टर्म है, बड़ी उसके उसको कह सकते हैं हम। तो आने वाला जो वक्त है उसमें डिजिटलाइजेशन और बढ़ेगी और बड़े स्मार्ट तरीके से बढ़ेगी। तो हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर हमने उसके साथ अपने आप को हम आहंग नहीं किया तो उस वक्त फिर हम देख रहे होंगे यार, अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि देख ये रहे भी हो होंगे यार। सकता है। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे हाफ आवर का बोला था लेकिन हमने आपसे एक घंटा ले लिया आपका। काफी मजेदार डिस्कशन हो रही थी, काफी चीज लर्निंग हो रही थी एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज और सर आखिर में शेयर करना चाहूंगा इसमें, क्या मैं व्हेन आई वाज इन मास्टर क्लास, जब मैं मास्टर ले रहा था तो एचआरएम पढ़ी थी हम लोगों ने, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उसमें एक बड़ा जो हमारे सर थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि एवरी मैनेजर इज एन एचआर मैनेजर। तो क्योंकि हर बंदे के पास कोई ना कोई टीम होती है, उसको अपनी रिसोर्स को मैनेज करना, अपनी टीम को रन करना होता है। तो ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ऐसा ही सर, है। अब देखो हमारे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखो जो एचआर जो प्रोफेशनल है ना टोनी, वो तो एचआर जो प्रोफेशनल है ना मानना वो जो है तो कि मानना जो है जो लाइन मैनेजर होता है बेसिकली ही इज द फर्स्ट एचआर मैनेजर। सबसे पहले आपका ग्रीवेंस उसी के पास आएगा, ठीक है जी। टीम को मोटिवेट करने का काम उसका है, ठीक है जी, लाइन मैनेजर का, ठीक है जी। उसकी अप्रेजल उसी ने करनी है, उसकी डेवलपमेंट उसी ने करनी है। तो सबसे पहले जो जो लाइन मैनेजर होता है ना, बेसिकली ही इज द फर्स्ट एचआर मैनेजर फॉर एवरी पर्सन। डिपार्टमेंट तो बाद में आता है। जी साहब, मेरा ख्याल में सरोज साहब से जी हाँ, जी डिस्कनेक्ट हाँ, हो गए थे। कोई इशू है। जी हाँ, कनेक्ट हो गए। अच्छा सर, सर जी सर, हेलो जी जी। हेलो। जी साहब भैया, वो आवाज आ रही है। जी सर, जी सर, लास्ट में तो ये कि आपने काफी ज्यादा जो है वो जी साहब बताया भैया, था। वो आवाज आ रही जी जी सर। तो आपने लास्ट में मतलब बीच में ही काफी यंगस्टर और जूनियर्स के बारे में बताया कि हाउ टू सस्टेन। तो सर अब आखिरी हमारा जो होता है सेशन होता है वो आप हमारे बॉक्स ब्रेन के लिए क्या कमेंट आउट करेंगे? और सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे जूनियर्स जो हैं, ये सरोज इज वन ऑफ द जूनियर जो कि अभी मेहरान यूनिवर्सिटी में मतलब फाइनल ईयर में और पास आउट होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। अ, तो उनके लिए और आप क्या, मतलब हम लोग के लिए, मेरे लिए, मेरे खुद के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा देखो, ये सजेशन मांग रहे हो ना, तो फिर उसको फिर वो भी लेना, पॉजिटिव नोट पे लेना, ठीक है। तो मैं एक्चुअली तुम्हारे पोस्ट मैं लिंक्डइन पे भी देखता रहता हूँ, मैं तुम्हारे फेसबुक पे भी देखता रहता हूँ। तो यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो इसमें मेरी यही आपसे सजेशन है कि इसको कंटिन्यूटी में ना करते रहो, सस्टेन रखना इस सारी एक्टिविटी को ना। इसको थोड़ा इसमें एग्रेसिवनेस और बढ़ाओ, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर और ज़्यादा काम करो, अपने इदारे की, अपने इंडिविजुअल्स की ना। ये एक्चुअली ये बड़ी अहम चीज़ होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इन दो एरियाज पे बहुत एग्रेसिवली काम करो आप लोग। बाकी टेक्निकली यू पीपल आर वेरी गुड।
आप टेक्नोलॉजी भी सेवी हो, आप लोग सारे जो नई चीज़ें आ रही हैं, ये सारा आप लोगों ने ये जो क्वारंटाइन सेशन कर रहे हो, आई बिलीव कि इट्स अ ग्रेट लर्निंग आप लोगों के लिए भी होगी। मैं जैसे सुबह तुमसे दोपहर में बात करके कहा था कि यार कि मैं ज़रा थोड़ा-थोड़ा स्टिल आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजिकल सेवी, मैं इतना ज़्यादा टेक्नो कर लेता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। वो ये थोड़ा-सा मेरा भी एक वीक एरिया है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि इस अपने स्फीयर को जब भी मौका मिले तो उसको किल करूँ किसी न किसी तरीके से। तो मेरा ब्रेन को यही सजेशन है कि लगे रहना, ठीक है जी। ये कोई भी बिजनेस जो होता है ना, स्टेबल करना वो दिनों में नहीं होता, महीनों में नहीं होता, सालों में होता है। तो आप एक सही उसमें डायरेक्शन में आप जा रहे हो। आपके पास आपका जो अब मैं देख रहा हूँ कि आपका जो जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो डे बाय डे, तो दे आर प्रोफेशनल्स और आप एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। बाकी 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि कम्युनिकेशन, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स के ऊपर बड़ा एग्रेसिवली काम करो और आई बिलीव कि आपको बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाबी है। तुम तो पास आउट हो चुकी हो, सरोज के लिए कि पास आउट हो इंशाल्लाह ताला, बड़ा अच्छा करियर हो इसका भी थैंक यू सो और मच इंशाल्लाह सर। होगा। आप लोग मेहनत कर रहे हो और फिर मैं यही बात कहूँगा कि स्किल्स मतलब कि आप डिग्री की जो है ना उसकी वो ज़रूर कर लेना कि क्या है ना उसकी इज़्ज़त जो है ना रखना। सिर्फ डिग्री नहीं है कि ये बंदा पास आउट हुआ है तो ही इज़ अ कंप्लीट इंजीनियर। ही नोज़ कि क्या टूल्स जो हैं जो पढ़े हैं उसको ये प्रैक्टिकली यूज़ भी कर सकता है। इसके पास पेपर नहीं है, सिर्फ एक खाली सिंपल ही नोज़ एवरीथिंग। इसने पढ़ा है असल में, दिल लगा के पढ़ा है, इसने चीज़ें सीखी हैं अपने इस 5 साल या 4 साल के दौरान। तो और ये इसको कर सकता है इन चीज़ों को। हमारे यहाँ ये एक बड़ा खाम-ख़याली होती है कि यार जब जाएँगे फील्ड में तो सीख ही लेंगे, नहीं अभी दिस इज़ राइट, अभी टाइम है आपके पास, ठीक? तो वो ये निकाल के आना जो वहाँ से सीख के आ रहे होते हैं उन्हीं के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आगे खड़ी होती हैं। जो ये सोचते हैं कि यार फील्ड में जाएँगे, सीख लेंगे, तो वो उनको फिर धक्का चाहिए होता है फिर आगे, फिर कुछ कुछ ना कुछ उनको फिर कुछ सीढ़ी चाहिए होती है। तो यही मेरी सजेशन है, बाकी गुड लक। थैंक यू सर। ठीक है जी। तो एनी मोर क्वेश्चन, अदरवाइज वी मे नो लीव। सर, सर वी आर अबाउट टू एंड आवर ब्रॉडकास्ट, तो ठीक है जी, हाफिज़ सर। थैंक यू जी बहुत।